हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक का। और ट्रांसमिशन लाइन यूनिट 2 चल रहा है हमारा रिंग बूस्टर पावर सिस्टम का। और पिछले लेक्चर तक हम लोग लाइन पैरामीटर्स फिनिश कर चुके हैं। इस लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। और परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एज सच बहुत देखो, पूरे ट्रांसमिशन के टॉपिक में 4 टॉपिक है, जिसमें से एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लास्ट वाला, बट लाइन पैरामीटर, परफॉर्मेंस ऑफ लाइन और पावर फ्लो इक्वेशंस तीनों इंपॉर्टेंट है। तो कंपटीशन काफी हैवी है, इन तीनों में से एक आध क्वेश्चन कहीं ना कहीं आता ही आता है, चाहे वो वोल्टेज कंट्रोल पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट टॉपिक के साथ मिक्सिंग होकर आ जाए वो बात अलग है, बट क्वेश्चन कहीं ना कहीं ट्रांसमिशन से एक आध रहता ही रहता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रांसमिशन। और बहुत ही क्विक तरीके से इस वीडियो के अंदर जितनी भी इस परफॉर्मेंस ऑफ लाइन वाले टॉपिक में हमने जितने भी डेरिवेशन, जितनी भी थ्योरी पढ़ी, वो इसी लेक्चर में समावित हो जाए। इस तरीके से हम लोग एकदम फास्ट ट्रैक तरीके से चलेंगे। ठीक है, और आपकी सहूलियत के लिए मैंने जितनी भी चीजें हैं मैं बोलते बोलते नहीं लिखूंगा, ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। मैंने पहले से ही लिख रखा है, मुझे 2 घंटे लगे पूरा बोर्ड भरने में, बट चलेगा, आपका टाइम बचाना जरूरी है। मैं 2-2.5 घंटे का मेहनत करके एक लेक्चर बनाऊं और आपको बहुत ही शॉर्ट तरीके से दे दूं, ताकि ये फास्ट ट्रैक सीरीज में आपको बहुत कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें आपके दिमाग में चले जाए और क्वेश्चन पे फोकस करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा जनरेटर, यहां से हमारा ट्रांसमिशन फर्स्ट ट्रांसफार्मर, स्टेप ट्रांसफार्मर लगता है और लोड तक हम ट्रांसमिशन ले जाते हैं। तो इसका मतलब हम ये मान के चलें कि अगर 2 बस बार के बीच में हमारा ट्रांसफर हो रहा है अगर पावर और थ्रू ट्रांसमिशन लाइन, तो ट्रांसमिशन लाइन किससे बनी होती? कंडक्टर से बनी होती, जिसका रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस रहेगा। ठीक है, और ये कहलाता है ये सेंडिंग एंड साइड। क्या कहलाता है? सेंडिंग एंड साइड, जिसमें वीएस मतलब सेंडिंग एंड वोल्टेज। ठीक है, एंगल डेल आपको पता है, लोड एंगल क्या होता है, आईएस सेंडिंग एंड करंट, और एंगल फाइएस। फाइएस क्या है? सेंडिंग एंड का पावर फैक्टर एंगल। तो ये नोटेशंस काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, दूसरा रिसीविंग साइड से, रिसीविंग साइड पे क्या होता है हमारा? रिसीविंग एंड साइड का जो वोल्टेज जिसको कैसे डिनोट करते हैं? वीआर से, और करंट कौन सा है? आईआर एंगल फाइआर, है ना। और फाइआर क्या होता है? रिसीविंग एंड साइड पावर फैक्टर। अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, नेटवर्क जब पढ़ के आते हैं तो उनको लगता है सर एक ही तो करंट जाएगा। नहीं, क्योंकि ये जो दूरी है ये कुछ सेंटीमीटर या कुछ मिलीमीटर की नहीं है, ये दूरी किलोमीटर्स की है। नेटवर्क वगैरह में क्या होता है ना, सर्किट कितनी देर में, कितनी स्पेस में बनेगा, इतनी सी स्पेस में सर्किट बन जाएगा। और अगर हम लोग प्रैक्टिकली देखें तो बहुत ही मिलीमीटर साइज में या सेंटीमीटर साइज में हमारा नेटवर्क होता है। तो इसका मतलब वायर में बहुत ज्यादा क्या होता है, कंडक्टर में बहुत ज्यादा लॉस वगैरह कुछ भी नहीं होता है, ना शंट पैरामीटर होते, कुछ भी नहीं होते। तो डायरेक्टली हम ये करंट और ये करंट बराबर मान लेते हैं। बट ये जो लेंथ है ये बोर्ड पे अभी इतनी सी दिखाई दे रही है, बट ये किलोमीटर्स की रेंज है, किलोमीटर्स की रेंज है। इस वजह से आपका सेंडिंग एंड करंट और रिसीविंग एंड करंट बराबर नहीं हो सकता, ना ही पावर फैक्टर अलग अलग हो सकता है। तो लोड का पावर फैक्टर अलग होगा, रिसीविंग एंड साइड का पावर फैक्टर बोले या लोड का बोले, बात एक ही है। ठीक है, और अभी एक ही है ना, जब वोल्टेज कंट्रोल पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट पढ़ाएंगे तब हम लोग लोड और रिसीविंग एंड साइड के पैरामीटर के ऊपर चर्चा करेंगे। बट यहां पे सेंडिंग एंड साइड और रिसीविंग एंड साइड, इस पर्टिकुलर टॉपिक में इन 2 बातों का ध्यान रखना। दूसरा है सेंडिंग एंड साइड से पीएस और क्यूएस मतलब एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर यहां से जाएंगे और यहां पे मिलेंगे। ठीक है, और इनकी पावर फ्लो इक्वेशंस जो है वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, इस परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन में नहीं देखेंगे। एक और जो सेगमेंट है हमारा ट्रांसमिशन लाइन का पावर फ्लो इक्वेशंस, उसमें इन चारों पावर का हम लोग क्या करेंगे? पीएस क्यूएस पीआर क्यूआर इनकी इक्वेशन डिराइव करेंगे। मतलब यहां तो डिराइव नहीं करेंगे, डायरेक्टली लिख देंगे, बट हमने हमारे फुल कोर्स में इनके डेरिवेशंस करे हैं। ठीक है, एक चीज और बता दूं आपको कि यहां पर जो ट्रांसमिशन लाइन है इसका आर प्लस जे एक्स का एक इंपीडेंस ट्रायंगल बना देते हो। थीटा क्या रिप्रेजेंट करेगा? इंपीडेंस एंगल रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, कई बार नेटवर्क पढ़ते पढ़ते बहुत सारे स्टूडेंट फाई और थीटा में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फाई क्या है? पावर फैक्टर एंगल है, वो भी यहां पे पावर सिस्टम में अलग अलग है, रिसीविंग एंड साइड का और सेंडिंग एंड साइड का। और थीटा क्या है? हमारा ट्रांसमिशन लाइन का इंपीडेंस एंगल है। ठीक है, नोटेशंस क्लियर सारे के सारे? बिल्कुल क्लियर होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या करा हमने? इस ट्रांसमिशन लाइन को एनालिसिस करने के लिए क्या किया? क्लासिफिकेशन किए, और 3 क्लासिफिकेशन किए, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, और ये डिस्टेंस टू डिस्टेंस अलग अलग एनालिसिस किया। क्यों किया हम लोगों ने? मैंने याद है चाय वाला एग्जांपल दिया था कि मान लो हमको घर से निकलना है थोड़ी दूरी पे, तो हम क्या क्रेडिट कार्ड लेके थोड़ी चाय पीने जाएंगे, 10-20 रुपए 15 रुपए लेके चले जाएंगे। कॉलेज जाएंगे तो अलग लेवल का, मुंबई जाएंगे या किसी और शहर जाएंगे तो अलग लेवल की तैयारी के हिसाब से जाएंगे। तो डिस्टेंस के हिसाब से जो हमारी तैयारी है वो डिफरेंट होती है। तो हमने ट्रांसमिशन लाइन को भी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग प्लस
फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किए हैं शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग, ठीक है। और बहुत सारा डिबेट होता है कि सर यहाँ 240 आना चाहिए, 300 आना चाहिए, बट ये स्टैंडर्ड है IEEE के नोटेशन से, ठीक है। तो लेंथ लेस देन 80 किलोमीटर, 80 से 200 और ग्रेटर देन 200 किलोमीटर, तो लेंथ वाइज बात हो गई। और साथ में ये भी होना चाहिए लेंथ और फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लीकेशन लेस देन 4000, 4000 से 10,000, 10,000 से ज्यादा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल दूं अगर मैं, कि अगर 10 किलोमीटर की लाइन है और इसकी फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज है, तो वो काय में शॉर्ट में कंसिडर होगी क्या? नहीं, काय में कंसिडर होगी? लॉन्ग में, क्योंकि लेंथ और फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 10,000 के ऊपर होगा, मेगा 10⁶, याद है। और ये जो लेंथ है ना, लेंथ यहां पे किलोमीटर में रखना है ना, ये लेंथ जो है ऑलरेडी किलोमीटर में रखना। 300 किलोमीटर का अगर 100 किलोमीटर है तो आप 100 इंटू 10⁻³ नहीं करेंगे, ऑलरेडी लेंथ काय में है? किलोमीटर में, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज, तो 10⁻हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी रखाएगी यहां पे, तो मेगाहर्ट्ज से तो 10 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन वो शॉर्ट में नहीं रखेंगे, लॉन्ग में रखेंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि लेंथ से सिर्फ डिसाइड नहीं होगा कौन से ट्रांसमिशन लाइन है, उसके साथ साथ हमें एल और एफ का मल्टीप्लीकेशन भी देखना पड़ेगा। बट पूरे अगर हम बात करें हमारे पावर सिस्टम के ट्रांसमिशन लाइन में, तो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज, है ना, पावर सिस्टम के। EMFT में बहुत सारे स्टूडेंट, EMFT में भी ट्रांसमिशन लाइन होता है, वहां पे मेगाहर्ट्ज में होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, पावर सिस्टम में जनरली फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। तो उस हिसाब से अगर हमारा जो लेंथ है उसी से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, अगर फ्रीक्वेंसी को फिक्स कर दे तो, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी वेरी होगा तो फिर लेंथ के ऊपर रखा जाएगा फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। चलिए, तो इन शॉर्ट L इंटू एफ का रेशो मल्टीप्लीकेशन वाला ध्यान रखिए, ठीक है। चलो, तो ये 3 क्लासिफिकेशन हमने किए हैं डिटेल वर्जन में। अच्छा, अब क्या किया हम लोगों ने? इस सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड साइड की ट्रांसमिशन लाइन को कैसे डिनोट कर दिया हम लोगों ने? पैरामीटर से, जिसको बोलते हैं ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर, ABCD पैरामीटर, ठीक है। और 2 पोर्ट और ट्रांसमिशन लाइन के 2 पोर्ट पैरामीटर में थोड़ा सा अंतर है, ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे। चलो, तो यहां पे हम ये बोलेंगे कि ये ABCD पैरामीटर है सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड साइड के, और यहां से हम ये बोल सकते हैं कि ये क्या होंगे हमारे VS, IS और ABCD, ABCD, और यहां पे VR और IR। याद है आपको नेटवर्क थ्योरी में हमने क्या किया था? यहां पे क्या किया था? माइनस साइन लगा था, क्योंकि वो पोर्ट के अंदर जा रहा था करंट। बट इस बार नहीं, इस बार हमारा करंट तो लोड साइड ही जा रहा है, इस वजह से डायरेक्शन नहीं बदलेंगे। नेटवर्क थ्योरी में डायरेक्शन बदलते हैं, इस वजह से यहाँ पे माइनस आता है, पावर सिस्टम में माइनस नहीं आता है, तो इस वजह से यहां पर भी प्लस रहेगा पावर सिस्टम में, ठीक है। समझ गए? क्लियर है इतनी बातें? चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट बढ़ते हैं आगे। परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन में 2 चीजें होती है, वोल्टेज रेगुलेशन एंड लॉसेस, इफिशिएंसी, सॉरी नॉट लॉसेस, इफिशिएंसी। वोल्टेज रेगुलेशन एंड इफिशिएंसी। इफिशिएंसी का मतलब है आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस लॉसेस। इसके 3 फॉर्मूले और लिख सकते हैं, इनपुट वाले फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जो कि आपको पता है, बट मैंने एक ही फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वोल्टेज रेगुलेशन VNL माइनस VFL, नो लोड माइनस फुल लोड डिवाइडेड बाय रेटेड। शुरुआत में रेटेड लिखेंगे, और रेटेड हमारा ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है? फुल लोड ही होता है, ठीक है। देखिए, परफॉर्मेंस ऑफ लाइन में, ट्रांसमिशन लाइन में जितने भी न्यूमेरिकल करेंगे, एंड ऑफ द डे न्यूमेरिकल में ज्यादातर हम लोग इफिशिएंसी, वोल्टेज रेगुलेशन क्या है, इस बारे में चर्चा करते हैं। और आप बुक्स में देखोगे तो स्टैंडर्ड किताबों में सब जगह जो न्यूमेरिकल कराए गए उसमें वोल्टेज रेगुलेशन और इफिशिएंसी पूछी है आपसे, ठीक है। गेट में थोड़ा सा ऐसा होता है कि डायरेक्टली वोल्टेज रेगुलेशन इफिशिएंसी नहीं पूछते, कुछ और पूछ लेते हैं, कभी कुछ और मिक्सिंग कर देते हैं, ठीक है। वो कैसे होगा? सारे टाइप के न्यूमेरिकल, सारी वैरायटी के न्यूमेरिकल हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। चलो, ये वोल्टेज रेगुलेशन का, ये हम लोग अगर बात करें, ये कौन कौन से वोल्टेज ड्रॉप के सेगमेंट में लिखना हो, तो वोल्टेज ड्रॉप के सेगमेंट में ये देखो, यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं, यहाँ पे ये VX और VR और VX, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रिएक्टेंस, ठीक है। तो ये वोल्टेज की टर्म में हमने डेरिवेशन भी किया है ना, हमारे फुल कोर्स में, ये फॉर्मूला भी ध्यान रख लेना। अच्छा, यहाँ 2 साइन होते हैं, प्लस फॉर लैगिंग और माइनस फॉर लीडिंग, ठीक है। वोल्टेज रेगुलेशन के 2 हिस्से होते हैं, मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन और जीरो वोल्टेज रेगुलेशन। ये हम लोगों ने मशीन के अंदर ट्रांसफॉर्मर वाले टॉपिक में मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन देखा था, याद है। ऐसा हम सिंक्रोनस मशीन में भी देखते हैं। तो यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट है, पावर सिस्टम में हमको दूसरे पैरामीटर पे कमेंट करना होता है, चीजें वही है, बट हमें देखना दूसरा, कंडीशन दूसरी हो जाती है यहाँ पे। तो यहां पे एट लेगिंग पावर फैक्टर पे मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन आता है, आप सबको पता है, और थीटा इक्वल टू 5। थीटा क्या है? हमारा ट्रांसमिशन लाइन का जो इंपीडेंस है उसका एंगल, और ये क्या है? हमारा पावर फैक्टर एंगल,
ठीक है, और कहां पे, रिसीविंग एंड साइड का पावर फैक्टर, और ये हमारा क्या हो जाएगा, लीडिंग पावर फैक्टर पे कब आएगा, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन का पाएगा, लीडिंग पावर फैक्टर पे आएगा थीटा प्लस फाई इक्वल टू 90 डिग्री। ये दो कंडीशन ध्यान रखना। याद है आपको ट्रांसफॉर्मर में हम लोगों ने ऐसे कंडीशन याद नहीं रही, ट्रांसफॉर्मर में हम लोगों ने टेन थीटा इक्वल टू टेन फाई इक्वल टू आर बाई एक्स या एक्स बाई आर के रेशो में याद रखा था, बट यहां पे डिफरेंट तरीके से याद रखना है क्योंकि ये पावर सिस्टम की डिमांड है। ठीक है, अल्टीमेटली है दोनों चीजें वही, बस यहां पे ट्रांसमिशन लाइन का करेंगे, वहां पे हम लोग ट्रांसफॉर्मर का करते हैं। ठीक है, चलो तो ये दो पैरामीटर हमें निकालने। अच्छा, ये सार्थक, ये जब न्यूमेरिकल करेंगे तो बहुत अच्छे से और फॉर्मूले समझ में आएंगे। ठीक है, और जो लोग फुल कोर्स पढ़े होंगे तो सारा चीज एकदम टिप पे आपको सारी चीजें होगी और दिमाग के अंदर इस लेक्चर के बाद सारी चीजें एक साथ आपको दिखने लगेगी ट्रांसमिशन की। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। अब फटाफट हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग क्या करते हैं, जो शंट पैरामीटर है इनको नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सीरीज रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस रहता है, जिसको मिला के हम क्या बोल सकते हैं, इंपीडेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंपीडेंस बोलते हैं। और इस तरीके से ये 1Z01 ABCD पैरामीटर ये कुछ इस तरीके से लिखे हैं। यहाँ पे देखो ABCD मैंने लिख दिए वापस इक्वेशन बना पे। AD माइनस BC इक्वल टू 1 रेसिप्रोसिटी कंडीशन ये होती है, इसको ध्यान में रखना है आपको, कई बार न्यूमेरिकल में यूज हो जाती है। ठीक है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन हो गया। बात करते हैं वोल्टेज रेगुलेशन। अगर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का निकालेंगे तो क्या है फॉर्मूला, VNL माइनस VFL डिवाइडेड बाय V रेटेड। अब देखिए ध्यान से देखना, VNL क्या है असल में, नो लोड वो टर्मिनल वोल्टेज। VNL को क्या बोलते हैं, रिसीविंग एंड साइड का टर्मिनल वोल्टेज जब IR इक्वल टू 0 हो जाए, जब IR इक्वल टू 0 हो जाए। तो VNL व्हेन IR इक्वल टू 0, रिसीविंग एंड साइड का करंट 0 है, रिसीविंग एंड साइड का वोल्टेज 0, करंट 0 होने का मतलब क्या है, इसका मतलब है ओपन सर्किट हो जाना, है ना, ओपन सर्किट हो जाना। तो ये टर्मिनल वोल्टेज है, ओपन सर्किट टर्मिनल वोल्टेज भी बोल सकते हैं इसको हम लोग, VOC वोल्टेज भी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है, तो रिसीविंग एंड साइड का टर्मिनल वोल्टेज व्हेन IR इक्वल टू 0, ठीक है, तो उसको बोलते हैं VNL। और देखो यहां पर आप देखोगे, यहां पे तो हम ये बोल सकते हैं कि असल में जो हमारा ये अभी यहां पे एक काम करो, ये अभी यहां पे नहीं लिख रहा हूं मैं, ठीक है, छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। अब मान लो ये इक्वेशन उठाता हूं मैं, VS इक्वल टू AVR प्लस B IR। इस इक्वेशन में, पर्टिकुलर इक्वेशन में B और IR क्या है, 0 है। ये IR अगर 0 यहां पे लगा दूं तो देखो इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे हम लोग, जब IR इक्वल टू 0 कर दिया और VR है क्या असल में, ये वही टर्मिनल वोल्टेज ही तो है। तो अब इस टर्मिनल वोल्टेज को VR को ना लिखते हुए उसको इसकी जगह VNL लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि असल में VNL है क्या, टर्मिनल वोल्टेज। IR को 0 कर दो तो वही टर्मिनल वोल्टेज है। तो IR अगर 0 है, रिसीविंग एंड साइड का करंट 0 है, तो VR और हमारा VNL, VR और VNL क्या है, बराबर है। इस वजह से मैंने यहां पे क्या लिख दिया था, ये इक्वल टू किसके होता है, VR के इक्वल हो जाता है। ठीक है, अब देखो यहां पे तो VR इक्वल टू VNL कर देंगे तो यहां पे VS डिवाइडेड बाय A हो जाएगा, और यहां पे VNL की जगह हम लोग VS डिवाइडेड बाय A रख देंगे, सारा मैग्नीट्यूड रखते हैं ना यहाँ पे। चलो अच्छा, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए A क्या होता है, देखो A कितना निकाला हमने, 1। तो A अगर 1 है तो क्या हो जाएगा, VS माइनस VR डिवाइडेड बाय VR। बट ये फॉर्मूला डायरेक्टली स्टूडेंट रट लेते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का, समझ में आया। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। अब हर जगह पे क्या करेंगे, VNL, क्योंकि हर बार A इक्वल टू 1 नहीं होगा। हमें पता है कि ज्यादातर केसेस में A क्या होता है हमारा, 1 या 1 से कम ही होगा। तो इसका मतलब है कि हमें कई बार ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां पे सेंडिंग एंड वोल्टेज, ये वाला VNL जो वोल्टेज है ना वो ज्यादा आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करें अगर एफिशिएंसी की, तो एफिशिएंसी की अगर मुझे बात करना तो लॉस किस में जाएगा, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस में। तो यहां पे ये लिख सकते हैं एफिशिएंसी इक्वल टू आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस लॉसेस। और आउटपुट क्या है, VR IR cos phi R। अगर सपोज करो यह आपने 3 फेज में लिखा है, ये 3 फेज में अगर पावर लिखा है तो हमें यहां पे I² R के साथ में 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपने ये जो पावर क्या है, VI cos phi क्या है, एक्टिव पावर ही तो है। अगर आपने पावर 3 फेज का लिया है तो इसका मतलब आपको लॉस भी 3 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेंगे, तभी एफिशिएंसी का रेशो करेक्ट आएगा। अगर पावर आपने पर फेस का ले लिया है तो यहां पे 3 मत लगा दीजिएगा उस कंडीशन में। ठीक है, बाकी सब चीज नॉर्मल है। चलो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। इसका फेजर भी बनता है, फेजर डायग्राम भी बनता है, बट आपको फेजर क्या ही बताऊं, या चलो जल्दी फटाफट बनाना हो तो बना सकते हो फेजर। देखो फेजर में क्या करते हैं हम लोग, ये रिसीविंग एंड साइड का VR, ये सेंडिंग एंड साइड का IR, ठीक है, और फिर ड्रॉप अगर मैं देखूंगा तो ये हो जाएगा IR इंटू R ड्रॉप, और फिर यहाँ पे J IR इंटू X,
ठीक है, और ये फिर मिल जाएगा क्या, वीएस, और ये इस एंगल को क्या बोलते हैं, दोनों के बीच के एंगल को डेल बोलते हैं, है ना। वी आर और वी एस के एंगल को बोलते हैं लोड एंगल, और इन दोनों का एंगल कितना हो जाएगा, ये हमारा फाई आर हो जाएगा। और हमें पता है मैग्नीट्यूड वाइज तो क्या है, आई आर और आई एस शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में बराबर है, तो इसका मतलब है कि ये वाला जो एंगल है वी एस और आई एस के बीच का जो एंगल है दैट इज फाई एस, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा एक फेजर डायग्राम बनता है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी हम लोगों ने बहुत सारे किए हैं, ठीक है। चलो आपको पता होना चाहिए शॉर्ट का, बहुत बाकी आपको मीडियम या लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के डेरिवेशन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। खैर डेरिवेशन की तो गेट एग्जामिनेशन में किसी की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट उनके जो कंक्लूजन है वो बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, और खासकर फेजर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन को 3 हिस्सों में हमने डिवाइड किया है। पहला है एंड कंडेंसर मेथड, सेकंड है नॉमिनल टी मेथड, और नॉमिनल पाई मेथड। अच्छा ये करते क्यों हम लोगों ने 3 कैटेगरी बांटी, ध्यान से सुनना। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में हमको क्या करना था, शंट कैपेसिटेंस को भी लेना था, शंट कैपेसिटेंस को भी क्या करना था, कंसिडर करना था। अब शंट कैपेसिटेंस क्या होता है, देखो नॉर्मली ट्रांसमिशन लाइन में मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि हर एक पॉइंट पे वैसे तो क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है, और ये सब वर्चुअल कैपेसिटेंस होते हैं, फिजिकल कोई कैपेसिटेंस नहीं लगे, बट एयर है, 2 कंडक्टिंग मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक, एयर इज द डाइलेक्ट्रिक, तो यहां पे कैपेसिटेंस फॉर्म होता है। कैसे फॉर्म होता है, पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन भी करा था। अब ये कैपेसिटेंस को अगर हमें कंसिडर करना है तो या तो हम इन सारे कैपेसिटेंस को मॉडलिंग करना है हमें, ये क्या कर रहे हैं हम लोग, देखो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में क्या एक पॉइंट पे रेजिस्टेंस होगा, नहीं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हर एक पॉइंट को रेजिस्टेंस नहीं मान के हमने एक लम्प्ड पैरामीटर मान लिया। तो यहां पर भी हमें अगर कैपेसिटेंस कंसिडर करना हो तो हमने अलग अलग तरीके से किया। एंड कंडेंसर में क्या किया कि सारे कैपेसिटेंस का इफेक्ट इधर साइड में ले लिया, रिसीविंग एंड साइड में ले लिया, एंड में। ये कंडेंसर का मतलब कैपेसिटेंस बोल सकते हैं आप अभी के लिए, ठीक है। तो रिसीविंग एंड साइड में ही इसका इफेक्ट मान लिया, तो ये हो गया एंड कंडेंसर मेथड। इसका एबीसीडी पैरामीटर इनको जब सॉल्व करेंगे तो ये ABCD पैरामीटर मैंने लिख दिए, याद रहना चाहिए आपको, 1 + YZ ZY1, ठीक है। बट इसमें ड्रॉबैक क्या था, ड्रॉबैक ये था कि यहां पर अगर आपने एंड में, है ना, एंड में कैपेसिटेंस मान लिया है तो यहां पे जब भी लाइट लोड कंडीशन होगी, लाइट लोड कंडीशन, है ना, ये आगे चल के और अच्छे समझ में आ जाएगा। लाइट लोड कंडीशन होगी तो यहां पर ये जो कैपेसिटेंस है ये यहां रिसीविंग एंड साइड में वोल्टेज लेवल क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। और कई बार अगर सडन लाइट लोड हो गया, एकदम ट्रांजिएंट, मतलब सडनली लाइट लोड कंडीशन हो गया और ये आपका सेंडिंग एंड वोल्टेज और ये रिसीविंग एंड वोल्टेज है, तो कई बार लाइट लोड कंडीशन में VR > VSB हो जाता है। Whenever receiving end side voltage is greater than sending end side voltage under the light load condition, that effect is called Ferranti effect। क्या बोलते हैं उसको, Ferranti effect बोलते हैं, Ferranti effect, ठीक है। चलो एक चीज और बता दी मैंने, Ferranti effect, समझ गए। तो इस वजह से कैपेसिटेंस इधर हम लोगों ने कंसिडर नहीं किया। अब आप बोलोगे अरे सर हम तो मजाक कर रहे थे, उधर थोड़ी कर रहे हैं, हर एक पॉइंट पे कैपेसिटेंस होता है। नहीं, आपने कंसिडर कर लिया तो हम ड्रॉबैक भी तो निकालेंगे ना, आपके अजम्पशन पे भी हम लोग ड्रॉबैक निकाल रहे हैं। आप भी इमेजिनरी में खेल रहे हैं, हम भी इमेजिनरी में खेल रहे हैं, बट एक्चुअलिटी तो कुछ डिफरेंट ही है ना, यही हमारा इंजीनियरिंग है। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही तो थ्योरी इवॉल्व होती है धीरे धीरे। किसी ने ये अजम्पशन मान लिया, फिर उसमें बुराई निकाल रहे, फिर उसमें अजम्पशन मान लिया, उसमें बुराई निकाल रहे, फिर नेचुरल तथ्य पे पहुंच रहे हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नॉमिनलिटी में क्या हुआ कि कैपेसिटेंस को, चलो इधर तो बहुत दिक्कत थी तो हमने क्या किया, सेंटर में मान लिया। तो चलो इसका क्या आया, ABCD पैरामीटर कुछ इस तरीके से आया, 1 + YZ/2Z समथिंग, है ना। और एक मॉडल और आया नॉमिनल पाई मॉडल के। एक काम करते हैं, ये देखो इंपीडेंस आधे डिवाइड हो गए थे, एक काम करते हैं इंपीडेंस को मत हिलाओ, वहीं का वहीं रखो, इस कैपेसिटेंस का कुछ हिस्सा इधर कर लो और कुछ हिस्सा इधर कर लो। अब ये दोनों के दोनों एनालिसिस वाइज बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आते इनके कैलकुलेशन और इनमें, बट क्या होता है, कोई अगर पूछे आपसे इंटरव्यू में कि इन दोनों में से बेस्ट कौन है, तो आप बोलोगे इन जनरल तो दोनों के रिजल्ट बेहतर ही आते हैं, अलग अलग। इसको हम लोग कई बार फॉल्ट एनालिसिस के टाइम पे यूज करते हैं, इसको कई बार हम लोग लोड एनालिसिस के टाइम पे यूज करते हैं। जनरली इन जनरल तो कुछ अंतर नहीं आता, बट फिर भी आप पूछ ही रहे हैं कि इन दोनों में से फिर भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा एज किसको मिलेगा, तो हम बोलेंगे नॉमिनल पाई को।
पूछेंगे क्यों मिलेगा एक्स्ट्रा एज, तो आप क्या बोलोगे कि सर यहां पर क्या होगा कि जैसे ये सेंडिंग एंड साइड का वोल्टेज है तो इस नोड का वोल्टेज हमें पता है, ये रिसीविंग एंड साइड का वोल्टेज है तो इस नोड का वोल्टेज भी, यहां मान लो ये दो नोड है तो ये दो नोड पे तो वोल्टेज बड़े आसानी से स्पेसिफाई कर सकते हैं हम लोग। तो इसका मतलब है कि हमारे लिए कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, दो ही नोड एनालिसिस में काम हो जाएगा। बट अगर हम यहाँ की बात करें तो ये VS है और एक नोड, एक वोल्टेज यहाँ पे, एक वोल्टेज यहाँ पे और एक हमारा इस साइड में प्लस माइनस VR, ठीक है, तो इस साइड में हो जाएगा। तो इस वजह से क्या होगा कि यहाँ पे जो डिग्री है, सॉरी, जो हमारे इक्वेशंस की जो डिग्री है वो 1 2 3 हो जाएगी और यहाँ पे 2 डिग्री में ही काम हो जाएगा। तो इस वजह से इसको हम लोग नॉमिनल पाई मेथड मानते हैं। एक रीजन और बोल सकते हैं, कैपेसिटेंस का बैलेंस्ड है, कुछ उस साइड भी है कुछ इस साइड भी है, ठीक है, तो इस तरीके से बोल सकते हो, बट ये ज्यादा बेहतर अप्रोप्रिएट आंसर है जो कि किताबों में लिखा गया है, ठीक है। चलो, बट हमें क्वेश्चन ज्यादातर किससे करना है, नॉमिनल पाई से ही करना है। देखो कन्वेंशनल पेपर होता है ना, तो वहां लिखा रहता है कि क्वेश्चन गिवन है और टी से करना है या पाई से करना है, स्पेसिफाई होता है। बट गेट एग्जामिनेशन में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि सब्जेक्टिव एग्जाम में आपको टी से ही करना है, अगर बोला है टी से करना है तो टी से ही करना है, बट गेट एग्जामिनेशन में तो आपको आंसर से मतलब है, किसी से भी लाइए, ठीक है। चलिए, अब देखो दोनों में कई बार पैरामीटर याद रखने में दिक्कतें आती है। अब मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूं, है ना, बहुत बार बताता हूं, एक बार और बता देता हूं। चलो, तो यहां पे आप देखिएगा ध्यान से, ये पैरामीटर बराबर है दोनों में, ठीक है, बराबर है सर। ये पैरामीटर भी बराबर है, बिल्कुल है, 1 + yz/2, एकदम नींद में उठा के कोई पूछ ले तो ए और डी पता होना चाहिए। और अभी हमने देखा वोल्टेज रेगुलेशन में हमको किसका काम पड़ेगा, ए पैरामीटर का काम ज्यादा पड़ने वाला है हमें, है ना। तो ए पैरामीटर तो दोनों में सेम है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। एन कंडेंसर बहुत ही कम पूछी जाती है, बट हो सकता है लिख के दे दे आपको, तो ये 1 + yz/2 हटा देना बस नीचे से। चलो, अब अगर इन दोनों के पैरामीटर की बात करें तो z और y तो क्या है, एक ही जगह पे है, अपनी अपनी जगह पे प्लेसिंग है, इन दोनों में अंतर नहीं है। सिर्फ ये वाला जो पोर्शन है 1 + yz/4 का, ये एक बार इधर और एक बार इधर है। अब इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट कि इधर आएगा इधर आएगा, तो आपको मैं बताऊं t जो है, t पैरामीटर, क्या मैं इसको t को क्या ऐसा भी लिख सकता हूं, देखो ये भी तो t है, t को मैंने उल्टा कर दिया। चलो, अभी तो हमारे पास स्मार्ट बोर्ड है ना, देखो टी पैरामीटर है, टी पैरामीटर, तो इसको क्या मैं ऐसा कर दूं, देखिएगा टी को क्या नजर आ रहा है, वाई पैरामीटर नजर आ रहा है ना, क्या नजर आ रहा है, वाई पैरामीटर आ रहा है, वाई। तो इसलिए सी की जगह पे जब भी टी आएगा तो सिर्फ वाई लिखना है। याद रखने का तरीका टी सर वाई, है ना, याद रखने का तरीका है और कुछ नहीं है, समझ गए। तो कंफ्यूजन 1 + yz/4, कंफ्यूजन सिर्फ इतना होता है, ये इधर आएगा या इधर आएगा, तो टी नेटवर्क में सिर्फ और सिर्फ y रहेगा, टी मतलब y, और बाकी आपका पाई में यहां पे रहेगा इसके साथ में, ठीक है। चलो, बाकी याद करने के तरीके और भी कोई तरीका आपके पास हो तो मुझे भी बताइएगा, ठीक है। चलिए, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन ओवर, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। देखिए, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में नोटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मॉल z क्या होता है, सीरीज इंपीडेंस पर यूनिट लेंथ पर फेज, स्मॉल शंट एडमिटेंस पर यूनिट लेंथ पर फेज, ठीक है। कैपिटल Z ये पर यूनिट लेंथ है, तो इसमें लेंथ का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये टोटल सीरीज इंपीडेंस पर फेज और टोटल शंट एडमिटेंस पर फेज हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें अगर इसके एबीसीडी पैरामीटर के, तो कुछ इस तरीके से बड़े खास हाइपरबोलिक फंक्शंस में निकलते हैं ये, है ना, cos h, गामा l और इस तरीके से सारा का सारा चीजें। अब इसमें दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, कौन कौन सी चीजें, देखिए इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आई, एक तो जेड सी और दूसरा ये जो गामा लिखा है ना, गामा, ये दोनों क्या होते हैं। तो गामा को बोलते हैं हम लोग प्रोपोगेशन कांस्टेंट, क्या बोलते हैं, गामा को बोलते हैं प्रोपोगेशन कांस्टेंट, और इसको बोलते हैं हम लोग जेडसी को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस। क्या बोलते हैं जेडसी को, कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस, ठीक है। डिटेल वर्जन में हम लोगों ने फुल कोर्स में बहुत जाना, बस अब शॉर्ट फॉर्म में सुन लीजिए फटाफट। ये जो स्मॉल है, स्मॉल को मैं r + j⍵l लिख सकता हूँ, सारा स्मॉल है। स्मॉल का मतलब क्या है कि पर यूनिट लेंथ पर फेज के लिए, एक यूनिट लेंथ के लिए है, और y क्या है, g + j⍵c, स्मॉल के लिए हो गया। अब कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस होता है आपका ZC√z/y, इस तरीके से ये सीरीज और शंट पैरामीटर है, हमें पता ही है। और सर्ज इंपीडेंस क्या होगा, जब लॉसलेस कंसीडर करेंगे तो रियल पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये इस तरीके से हमारा सर्ज इंपीडेंस निकल के आ जाएगा। ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के लिए 400 होगा, क्योंकि इंडक्टेंस ज्यादा डोमिनेटिंग होता है। अंडरग्राउंड केबल में यूजीसी है ना, अंडरग्राउंड केबल, उसमें कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक ज्यादा होता है ना, कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, तो कैपेसिटेंस ज्यादा होगा तो सर्ज इंपीडेंस अप टू 40 ओम ही रहता है, ठीक है। ये फॉर्मूले आपको काम के हैं, ऑलरेडी सारी थ्योरी चल रही होगी आपके दिमाग में।
अच्छा यहां पे देखिए गामा प्रोपोगेशन कांस्टेंट इक्वल टू अल्फा प्लस जे बीटा। अल्फा क्या है, रियल पार्ट है, एक डेम्पर का काम करता है, पूरा वेवफॉर्म वगैरह सब कुछ मैंने अच्छे से आपको फुल कोर्स में पढ़ाया। मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा आपका। जो एग्जीक्यूशन चाहिए हमको न्यूमेरिकल करने के लिए जो चीजें चाहिए सिर्फ वही उठा रहा हूं, ठीक है। अल्फा प्लस जे बीटा अंडर रूट स्मॉल वाई और स्मॉल जेड बोलते हैं इसको। स्मॉल वाई को जी प्लस जे ओमेगा सी लिख सकते हैं, स्मॉल जेड को आर प्लस जे ओमेगा। ये काय में है, पर यूनिट लेंथ के लिए है ना, पर फेज तो है, ये यूनिट लेंथ के लिए है। चलो तो इसको बोलते हैं एटेन्यूएशन कांस्टेंट, नेपियर पर मीटर या फिर नेपियर पर किलोमीटर में होता है। इसको बोलते हैं फेज कांस्टेंट, ये रेडियन पर मीटर या पर किलोमीटर या फिर डिग्री, रेडियन या डिग्री दोनों में हो सकता है, डिग्री पर मीटर और किलोमीटर में होता है। अच्छा अगर मैं लेंथ एल से मल्टीप्लाई कर दूं, एल से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां भी है ना पूरे इक्वेशन में एल से मल्टीप्लाई कर दिया लेंथ, और ये लेंथ कौन सी, ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ किलोमीटर में हो सकती है, मल्टीप्लाई कर दिया तो एल इधर भी मल्टीप्लाई होगा, एल इधर भी मल्टीप्लाई होगा। कुछ नहीं किया मैंने, पूरी इक्वेशन में एल से मल्टीप्लाई कर दिया। और मान लिया कि लॉसलेस अगर लाइन है तो लॉसलेस लाइन इसका मतलब रियल पार्ट क्या है, डेम्पर। जो रियल क्या होता है, रियल रेजिस्टेंस होता है ना, तो डैम्पिंग वाला जो है, डेम्प्ड करने वाला जो पैरामीटर वो जीरो हो जाए, तो रेजिस्टेंस या फिर कंडक्टेंस जीरो हो जाए, तो हमारा रियल पार्ट अगर जीरो हो जाए तो इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं हम लोग, जी जीरो आर जीरो। तो यहां पे इससे हम कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, देखना इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूं तो क्या हो जाएगा, बीटा एल और जे दोनों कॉमन होके अंडर रूट से दो है तो अंदर बाहर क्या आएगा, एक आएगा, और इससे मैं कंपेयर कर रहा हूं तो हटा दिया मैंने, तो यहां बीटा एल और इधर देखिएगा ओमेगा सी, ओमेगा दो ओमेगा आएंगे तो एक ओमेगा को बाहर कर दिया मैंने, और अंदर के साइड में एल और सी, और ये एल और सी जो है इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ के लिए है, ठीक है, पर यूनिट लेंथ के लिए है। अच्छा अब मैं जैसे ही एल का मल्टीप्लाई करूंगा, है ना, एल का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये ओमेगा को भी अंदर ले जाऊं, है ना, एल का, क्योंकि ये जो एल बाहर था इसको अंदर ले जाओ, लेंथ ट्रांसमिशन लाइन लेंथ अंदर ले गया तो क्या हो गया, ओमेगा एल इंटू एल, ओमेगा सी इंटू एल। अब देखो यहां पर जैसे ये जो ओमेगा एल और ये था ना, अगर मैं बात करूं देखो इंपिडेंस के अंदर अगर मैं बोल दूं आर प्लस जे एक्स और रेजिस्टेंस जीरो कर दूं, रेजिस्टेंस को क्या कर दो जीरो, तो इंपिडेंस इक्वल टू क्या है, जे एक्स, रिएक्टेंस ही तो होगा, और रिएक्टेंस होगा तो अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज लिखूं तो जे ओमेगा, मैग्नीट्यूड वाइज लिख दूंगा तो कितना होगा, ओमेगा एल, तो ओमेगा एल को इंपिडेंस ही तो लिखते हैं, तो सिमिलरली ओमेगा एल इंटू एल, तो इसका मतलब क्या हो गया, जब भी हम लोग ये जो स्मॉल क्वांटिटी है हमारी, स्मॉल क्वांटिटी में अगर लेंथ का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, कैपिटल बन जाएगा, है ना, कैपिटल बन जाएगा। तो ये जो हमारा था ओमेगा एल जो था वो स्मॉल क्वांटिटी का था, जिसमें एल का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कैपिटल बन जाएगा, इसी तरह ये कैपिटल बन जाएगा। तो बीटा इक्वल टू ये जो एल है वो नीचे चले गया, तो अंडर रूट टू कैपिटल वाई जेड बाई एल, तो स्मॉल वाई जेड से क्या बन गया, कैपिटल वाई जेड बन गया, डिवाइडेड बाई एल हो गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं यहां से। तो आपको जो मैंने हाईलाइट किया है सिर्फ ये याद रखना है चीजों का, और ये छोटे छोटे जो मैंने नोटेशंस लिए हैं, लेंथ का कब मल्टीप्लाई हो रहा है कब नहीं हो रहा है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या हुआ, जैसे लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में क्या है, ये हाइपरबोलिक एंगल्स थे, थोड़े टफ थे, तो हमने क्या किया, एक काम करते हैं, इसके अप्रोक्सीमेशन पे चलते हैं। अप्रोक्सीमेशन पे गए तो हमें पता चला कि इक्विवेलेंट जो है, जो हमारा हम पाई नेटवर्क का जो हमारा निकला था, पाई नेटवर्क के इक्विवेलेंट क्या हो गया, ये सारी चीजें आ गई। अप्रोक्सीमेशन, इस चीज का अप्रोक्सीमेट किया तो ये चीज आ गई। तो एग्जैक्टली जो नॉमिनल पाई में हम लोगों ने जो पैरामीटर पढ़े थे वही पैरामीटर अब यहां पर भी है, ठीक है। और फिर इसको ट्यून्ड पावर लाइन, ये ऐसी पावर लाइन होती है, देखिए ट्यून्ड पावर लाइन का कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूं कि सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड साइड में जीरो वोल्टेज ड्रॉप, बीच में जीरो वोल्टेज ड्रॉप। जीरो वोल्टेज ड्रॉप कब होता है साहब, जीरो वोल्टेज ड्रॉप तब होगा, मान लो यहां से करंट ही जीरो हो जाए, IR करंट ही क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो कोई ड्रॉप ही नहीं होगा, कोई ड्रॉप ही नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि अगर आपका ये जो रिसीविंग एंड साइड ओपन सर्किट हो जाए, उस केस में IR क्या हो जाए, जीरो हो जाए। नो लोड केस हो जाए, नो लोड कंडीशन हो जाए, लोड ही नहीं लगा है, तब भी हम क्या बोल सकते हैं, IR जीरो बोल सकते हैं। उस केस में कोई भी ड्रॉप नहीं हो, क्योंकि कोई भी करंट ट्रेवल नहीं कर रहा है, उस केस में हम ये बोल सकते हैं VS और टर्मिनल वोल्टेज या तो बराबर होंगे, या हो सकता है इधर का वोल्टेज थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है। तो ऐसे जो केसेस आए ट्यून पावर लाइन में कि सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड साइड के पैरामीटर एग्जैक्टली बराबर हो जाए, उसको ट्यून पावर लाइन बोलते हैं। ऐसे केसेस में क्या होता है, जब इसका अप्रोक्सीमेशन और किया जाता है तो कॉस हाइपरबोलिक हटा के हम क्या लिख सकते हैं, बीटा एल जेड सी साइन बीटा एल 1/ZC साइन बीटा एल कॉस बीटा एल। तो जब हम लोगों ने क्या किया, आप देखोगे डीपी कोठारी की बुक उठा के देखोगे, और भी डिफरेंट है, आप देखोगे बहुत सारी किताबें उठा के देखोगे, तो आपको पता चलेगा
कि यहां पे हमने अगर कोई न्यूमेरिकल लेते हैं और उसको शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन से सॉल्व करें, है ना, शॉर्ट से सॉल्व करें, और हम लोग लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के हाइपरबोलिक से सॉल्व करें, या फिर हमारे एग्जैक्टली अप्रोक्सीमेटली इससे सॉल्व करें और ट्यून पावर लाइन से सॉल्व करें, तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का रिजल्ट तो डिफरेंट होगा, बट लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के इन तीनों मेथड से जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो बहुत ही स्लाइट वेरिएशन आएगा, बहुत ही स्लाइट सा वेरिएशन आएगा, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। तो इसी वजह से एट दिस नोड मैं आपको ये बोल रहा हूं, कंक्लूजन ये है कि जब भी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का क्वेश्चन आए तो आपको ये सब कुछ भी याद नहीं रखना है। सिंपली आप क्वेश्चन किससे कर दोगे, सिंपली आप पाई नेटवर्क बना के क्वेश्चन सॉल्व कर देना, और वो भी नहीं आता तो इससे भी कर सकते हो, दोनों से कर सकते हो, क्योंकि बीटा की वैल्यू तो अब आसानी से निकल जाएगी। ठीक है, तो दोनों से आंसर एक जैसा आता है। मैं आपको एक क्वेश्चन करा के बता दूंगा दोनों से। ठीक है, समझ में आया? तो सारा का सारा थ्योरी आपके लिए था, और मैं पूरा एक की पेज पे कर देता हूं। मजा आया? चलो नेक्स्ट तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं वेवलेंथ एंड वेलोसिटी। ठीक है, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है? वेवलेंथ इक्वल टू v बाई एफ इक्वल टू 2 पाई बीटा, और ये होता है वेलोसिटी इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट LC। देखिए इससे जो रिजल्ट आता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पीड है, ये क्या है आपका स्पीड, और ये काय में होता है मीटर पर सेकेंड में स्पीड होता है। तो हमने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पीड है वो हमारा जो लाइट का स्पीड है, ये क्या होता है, लाइट का स्पीड कितना होता है? 3 × 10⁸ किलोमीटर, नॉट 8 मीटर पर सेकेंड, बट हमें काय में चाहिए किलोमीटर पर सेकेंड में। 10⁻³ को मैंने यहाँ 10⁸ को 5 बना दिया, और इसको बचे हुए 3 को मैंने किलोमीटर में लिख दिया। ठीक है, तो ये है हमारा वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स लगभग अप्रोक्सीमेटली बराबर होते हैं। ठीक है, तो कहीं पर वेलोसिटी मेंशन नहीं हो न्यूमेरिकल में तो हमें वेलोसिटी ऑफ लाइट को कंसीडरेशन में लेना है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लैम्डा इक्वल टू v बाई एफ इक्वल टू 2 पाई बाय बीटा। बीटा क्या होता है? अंडर रूट कैपिटल Y और Z डिवाइडेड बाय L। L क्या है? लेंथ ऑफ द लाइन इन किलोमीटर्स। ठीक है, समझ में आ गया आपको? चलो नेक्स्ट चलते हैं। और क्या है? सर्ज इंपीडेंस लोडिंग। सर्ज इंपीडेंस निकाला था, तो लोडिंग कैसे निकालते हैं? वोल्टेज रिसीविंग एंड साइड का वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइड बाय n। ये क्या है? मॉड में है, और ये क्या है? वोल्टेज का स्क्वायर। अब यहां पे ध्यान से देखना, अगर आप डायरेक्टली लाइन वोल्टेज भी रख दोगे ना, किसी भी वोल्टेज का जहां पे स्क्वायर है, वहां पे डायरेक्टली लाइन वोल्टेज भी रख दोगे तो आंसर आपका डायरेक्टली 3 फेज के लिए आ जाएगा, डायरेक्टली लाइन वोल्टेज रख दोगे तो। ठीक है, बट यही चीज कन्वेंशनल में करोगे तो नंबर कट जाएगा, क्योंकि कन्वेंशनल में बोलते हैं कि Zn जो है वो तो पर फेज में ओरिजिनली है ना, आपके आंसर में जरूर फर्क नहीं पड़ेगा, बट स्टेप्स के भी तो नंबर होते हैं कन्वेंशनल पेपर में। ऑब्जेक्टिव में कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली लाइन वोल्टेज का स्क्वायर करके डिवाइडेड बाय Zn कर दोगे तो आंसर सही आएगा। अगर आपको कन्वेंशनल तरीके से जाना है तो पहले इसको पर फेज में कन्वर्ट करोगे, फिर SIL पर फेज का आएगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, ये सारी चीजों का ध्यान में रखना। सीरीज कंपनसेशन, अगर हम लोग लाइन में कंपनसेशन टेक्निक लगाएं, और ज्यादातर सीरीज कंपनसेशन इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन आते हैं, तो आप डायरेक्टली एक फॉर्मूला याद रखिए, SIL न्यू इक्वल टू ओल्ड डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस काई। काई क्या है? कंपनसेशन फैक्टर। सपोज कोई 20% से कंपनसेशन किया तो काई की वैल्यू आप रख दोगे 0.20। ठीक है, काई भी बोलते हैं, कई बार के भी बोलते हैं, अलग अलग नोटेशन अलग अलग किताबों में मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पे एक फॉर्मूला और ध्यान रख लेना, ये डायरेक्टली कभी ये है ना कॉमन फॉर्मूला है। कॉमन फॉर्मूला कैसे है कि Zn न्यू इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस के सीरीज डिवाइडेड बाय 1 माइनस के SH। तो ये हमारा क्या है? KAC सीरीज कंपनसेशन है। क्या है ये? सीरीज कंपनसेशन फैक्टर। जैसे वो काई रोल कर रहा था ना, वैसे यहां पे के ही है, और ये हमारा क्या हुआ? शंट कंपनसेशन फैक्टर। ठीक है, तो जनरलाइज पहले अगर आपसे कोई पूछा कि थोड़ी देर के लिए कि आपसे बोला कि सीरीज कंपनसेशन 20% से है, तो या तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला निकाल के SIL निकाल दो, या फिर अगर ये फॉर्मूला ये लगाना है अगर आपको, तो Zn न्यू निकालना पड़ेगा आपको पहले। न्यू कितना आ जाएगा? सीरीज बोला है तो 1 माइनस 0.20, और शंट की कोई बात नहीं करी तो इसको 0 मान लेंगे, है ना, और ये Zn ओल्ड Zn हो जाएगा। तो पहले आपका Z न्यू आएगा, ठीक है, और फिर SIL निकालोगे न्यू, SIL तो VR का स्क्वायर डिवाइडेड बाय Zn न्यू। तो ये वाली चीज यहां रख दोगे, तो वही ये जो फॉर्मूला बना है उससे भी यही रिजल्ट आना है, दोनों से अंतर कुछ भी नहीं है। तो यहां पे ये फॉर्मूला डायरेक्टली आपको कंपनसेशन फैक्टर लगा के
सर्ज इंपीडेंस लोडिंग देगा, और ये वाला जो फॉर्मूला पहले आपको सर्ज इंपीडेंस देगा नई कंडीशन पे, आफ्टर कंपनसेशन न्यू देगा, उसके बाद फिर SIL निकालना है। तो दोनों फॉर्मूले ध्यान रखना। सीरीज का आता है ज्यादातर क्वेश्चन, इस वजह से मैंने सीरीज का डायरेक्टली आपको लिखवा दिया है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। और ये शंट का है तो पहले न्यू निकाल देना, उसके बाद काम कर लेना। एक चीज और ध्यान में रखना, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि जो लोडिंग है, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं सर्ज इंपीडेंस लोडिंग पे, नॉर्मली इन जनरल जो हमारा लोडिंग है वो एग्जैक्टली सर्ज इंपीडेंस लोडिंग के बराबर रखते हैं। जो लोडिंग है वो सर्ज इंपीडेंस के बराबर रखेंगे तो जो हमारा इंडक्टेंस इंटरफेरेंस और कैपेसिटेंस इंटरफेरेंस लाइन का वो एग्जैक्टली बराबर हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो यूनिटी पावर फैक्टर पे वर्क करेगा। तो इसीलिए सर्ज इंपीडेंस लोडिंग का जो भी वो हो जाएगा सबको सब यूनिटी पावर फैक्टर पे हो जाएगा। बट समटाइम्स क्या होता है कि लोडिंग अगर लेस देन सर्ज इंपीडेंस लोडिंग हुई तो कैपेसिटेंस इंटरफेरेंस ज्यादा होगा इंडक्टेंस से, तो पावर फैक्टर क्या कहलाएगा, लीडिंग कहलाएगा। और अगर लोडिंग मोर देन सर्ज इंपीडेंस लोडिंग हुई तो इंडक्टेंस इंटरफेरेंस ज्यादा होगा कैपेसिटेंस से, तो इंडक्टेंस का डोमिनेंस होगा, इस वजह से लेगिंग पावर फैक्टर होगा। ठीक है, मेरे फुल कोर्स में एक बच्चे ने डाउट पूछा था, मैं बता देता हूं कि सर आपने लिखा है लोडिंग लेस देन सर्ज इंपीडेंस लोडिंग, तो मैंने क्या फुल कोर्स में क्या हुआ ऐसा बोला, मैंने लिखा कैसे फुल कोर्स में, यहाँ पे SIL की जगह मैंने लिख दिया ZN लिख दिया, और बोलते टाइम पे ऐसा बोल रहा हूं मैं लोडिंग इज लेस देन सर्ज इंपीडेंस लोडिंग ZN। तो मैंने बोलते टाइम पे तो सर्ज इंपीडेंस लोडिंग बोला, बट लिखते टाइम पे ZN लिख दिया। तो बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे तो नहीं, एक या दो स्टूडेंट कंफ्यूज हुए थे वहां, है ना, तो करेक्ट कर लेना उसको। वैसे तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे तो बोला SIL ही है, बट लिखते टाइम पे ZN लिख दिया। तो लोडिंग इज लेस देन सर्ज इंपीडेंस लोडिंग, देन इस तरीके से तीन रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहां से बन सकता है। ठीक है, तो ये होगी सर्ज इंपीडेंस लोडिंग की बात। नेक्स्ट चलते हैं फटाफट। अच्छा, दो चीजें और, लॉसलेस तो आपने इतनी देर से पढ़ा, तो रियल करेंगे तो लॉसलेस की कंडीशन हो गई। कई बार आपसे पूछते हैं डिस्टॉर्शन लेस कंडीशन। डिस्टॉर्शन लेस कंडीशन ऐसी होती है कि R/G इक्वल टू L/C, R/G इक्वल टू L/C का रेशियो, दैट इज द डिस्टॉर्शन लेस कंडीशन। RC का मल्टीप्लाई कर दो, LG का कर दो। RC क्या है, टाइम कांस्टेंट, LG क्या है, LG का टीवी आता है ना, लाइफ इज गुड, तो इसे भी याद रख सकते हो, है ना। तो ये डिस्टॉर्शन लेस कंडीशन, तो ये कई बार एक आध बार क्वेश्चन आया है बहुत पहले, बट कभी भी आ जाए एक आध नंबर में तो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और क्या बचा है, कॉम्बिनेशन ऑफ नेटवर्क्स फटाफट कर लेते हैं। कास्केडेड कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शंस होते हैं। कास्केडेड कनेक्शन में क्या है, तो दोनों सीरीज में लग जाए तो इन दोनों का डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देना। और इसके पाटीदार सर ने मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे तरीके से मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन सिखाई रहे होंगे। ठीक है, तो वहां पे आपने देख लोगे मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन का कनेक्शन ऊपर वाले का ऊपर से, नीचे वाले का नीचे से, इधर भी ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पे जो IS करंट है ये डिवाइड हो जाता है, IS1 में हो जाएगा और ये IS2 में हो जाएगा। सिमिलरली रिसीविंग एंड साइड में IR1 मिलेगा हमें, और यहां से कौन सा मिलेगा, IR2 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा डेरिवेशन किया था, और ये चार पैरामीटर निकल के आते हैं। A1B2 प्लस A2B1 डिवाइड बाई B1 प्लस B2। A और D एक दूसरे के एनालॉगस होते हैं, तो A की जगह D रिप्लेस कर दो बस। B क्या होता है, B1B2 डिवाइड बाई B1 प्लस B2। अच्छा, ये फॉर्मूला अगर याद नहीं हो, ये फॉर्मूला याद नहीं हो तो देखो AD माइनस BC इक्वल टू 1 तो पता है ना आपको, पता है, बिल्कुल पता है सर। तो हमें निकालना है C पैरामीटर, C पैरामीटर निकालना है। तो C पैरामीटर निकालना है तो A पता है, D पता है, B पता है, A पता है, D पता है, B पता है, तो C निकाल लोगे ना, बस इस इक्वेशन का यूज करके निकाल लेना, उससे ये फॉर्मूला बना है। ठीक है, न्यूमेरिकल के लिए तो और आसान है ना, ये थोड़ी लगाना है, ये लगा लेना न्यूमेरिकल के लिए। चलो, ये कॉम्बिनेशन ऑफ नेटवर्क हो गया। और इस तरीके से थैंक यू सो मच कि ये इस नोट पे हम लोगों ने परफॉर्मेंस ऑफ लाइन के सारा थ्योरी A to Z सब फिनिश कर दिया। ठीक है, सारा का सारा हमने फिनिश कर दिया। ठीक है, मजा आया? तो फटाफट चल लेते हैं, एक बार और रिकैप करा देता हूं। यहां से चले हम लोग परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन से, जहां पे सारी कैटेगरी देखी हम लोगों ने। उसके बाद यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेशन, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट, सारा का सारा शॉर्ट नोट बन रहा है आपका। वोल्टेज रेगुलेशन में क्या इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको बता दिया मैंने। उसके बाद तीनों मॉडल हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। उसके बाद यहाँ पे देखा लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में किस तरीके से सारे डेरिवेशंस होते हैं, फेज कांस्टेंट क्या होता है, बीटा क्या होता है, ये सारा का सारा आपको क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने देखा यहाँ पे वेलोसिटी और इनके बीच क्या रिलेशंस हैं। उसके बाद सर्ज इंपीडेंस कंपनसेशन वगैरह क्या है, ये सारा चीज देख लिया। उसके बाद लॉसलेस कंडीशंस देख ली, और उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ नेटवर्क्स देख लिए। अगले लेक्चर में हम लोग इन सारे टॉपिक्स के ऊपर न्यूमेरिकल करने वाले हैं, और आप बहुत अच्छे से रेडी रहना, वीडियो को पॉज करना और सारे न्यूमेरिकल खुद से सॉल्व करना है आपको। खुद से सॉल्व करोगे तो कॉन्फिडेंस लेवल अलग लेवल पे हो जाएगा आपका। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल के साथ। ओके, थैंक यू।